नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देश भर में बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत, प्रदेश में भी हुआ बूस्टर डोज का शुभारंभ। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगी डोज। प्रदेश में कोरोना की स्थिति का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया जायजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपायुक्तों को दिए जरूरी आदेश। सीएम ने पर्यटकों पर नजर रखने के दिए कड़े निर्देश। विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन पर राठौर का बड़ा बयान, कहा चुनाव मेरी अध्यक्षता में ही होंगे, सीएम का चेहरा हाईकमान करेगा तय। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा आर पार, मुकेश अग्निहोत्री के विशेष कार्ड के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार ने किया पलटवार, कहा बीजेपी ने प्रदेश में किया बिना भेदभाव के समान विकास। शीतलहर की चपेट में प्रदेश, भारी बर्फबारी से प्रदेश के कई सड़क मार्ग बाधित, सड़कें हुई बंद तो लोग ले रहे ट्रेन का मजा, शिमला कालका मेल में सफर कर रहे सैलानी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में लगातार प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में 3000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना के मामले हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना पर नजर रखने और कोविड नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति का जायजा लिया और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों पर नजर रखने के साथ ही पर्यटकों पर भी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए। कोविड के केसेस जिस तरह से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और अभी तक हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3000 से ज़्यादा एक्टिव केस वर्तमान में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से तेज़ी से रफ्तार कोविड के केसेस में हुई है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सरकार की ओर से जो उनको मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है उसके अंतर्गत हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, सारे हालात का भी जायज़ा लिया और उसके अतिरिक्त आज भी हमने कोविड की सारी सिचुएशन पर जो इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, सारी व्यवस्थाओं से संबंधित विषय थे, उन पर हमने बातचीत की। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस यानी कि 98% केसेस कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं जो अभी संक्रमित हुए हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हॉस्पिटल में नंबर ज़्यादा नहीं है लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से। इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस हो रही है हमें वो हो रही है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना इलाज कर रहे हैं या अपना कोविड का अपना ख्याल रख रहे हैं उन पर ठीक प्रकार से हमारी नज़र और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस पर मदद करें। क्योंकि ज़्यादा फोकस अब की बार हमको होम आइसोलेशन पर देना पड़ेगा और उसके लिए आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ में जो नियर बाई के जितने भी हमारे जो पीएचसी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें एरिया स्पेसिफिक हमने तय किया है कि कौन कौन एरिया की जुरिस्डिक्शन में जो केसेस होंगे वो भी उनको जो है वो टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके उनकी हेल्थ के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। एक हमने फिर से जो पिछली बार भी हमने कोविड के जो पिछला फेज़ था, सेकंड फेज़ था जिसमें डेल्टा का जो वो वायरस था, अब की बार उसमें हालांकि चेंज लगता है ऐसे भी
कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस वक्त एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाई थी। तो होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाने के लिए अभी हमने तैयारी यहाँ अभी हिमाचल प्रदेश में अब के दौर में भी की है, जिसमें काढ़ा होगा, जिसमें च्यवनप्राश होगा, जिसमें पैरासीटामोल की गोलियां होंगी, उसके अतिरिक्त जो है उसमें सैनिटाइज़र होगा, उसमें मास्क होगा, उसमें थर्मामीटर और वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑक्सीमीटर है, ताकि वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को घर में अपने आप भी चेक कर सके। तो इस तरह से, और उसके बाद गाइडलाइंस भी उनको डिटेल में उसमें साथ में लिख करके दे रहे हैं। और उसके बाद एक कार्ड हमारी ओर से जाएगा जिसमें गेट वेल सून का एक संदेश भी होगा। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उन बातों को लेकर के एक बात उसमें एक संदेश के माध्यम से उसमें पत्र होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब देश भर में वैक्सीनेशन के तीसरे बूस्टर डोज को देने की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आज यानी 10 जनवरी से की गई है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगने के 9 महीने से ज्यादा समय बीत जाने वालों को ये डोज दी जा रही है। जिला बिलासपुर और कांगड़ा में भी हेल्थ केयर वर्कर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई गई। आज से सरकार के निर्देशों अनुसार हमारे यहाँ प्रिकॉशनरी डोज का कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। इसमें हम फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 से अधिक आयु वाले व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, उनको हम प्रिकॉशनरी डोज के तौर पे एक टीका एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है। जिला में 15 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे हम 18 प्लस के व्यक्तियों को प्रिकॉशनरी डोज दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर स्कूल का जो टीका कार्यक्रम है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, उसमें 28 जगह पर हमारा टीकाकरण चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज हम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। कुछ एक स्कूलों से या जगह से हमें प्रिंसिपल्स के माध्यम से या हेडमास्टर के माध्यम से ये सूचना आ चुकी है लिखित तौर पर कि उनके यहाँ पे टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, बाकियों से भी आ रही है। और आज जो प्रिकॉशनरी डोज़ है उसका भी जो शुभारंभ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के अनुसार उसको किया गया है। और ये जो थर्ड डोज़ है, बूस्टर डोज़ है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वो लोग जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो इस डोज़ के लिए पात्र हैं। और दूसरी डोज़ लगने के 9 महीने यानी 39 वीक्स के बाद ये जो थर्ड डोज़ है ये लग सकती है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का कहना है, इस डोज से जो इम्यूनिटी है उसमें जो प्रोटेक्शन है कोविड के अगेंस्ट, उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और स्पेशली जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम कोविड के संक्रमण से इस लहर के अंदर बचा पाएंगे। आज से जो है ये हमारा थर्ड डोज़ यानी जिसको कि प्रिकॉशनरी डोज़ का नाम दिया गया, ये स्टार्ट हुआ है अभियान। और ये प्रिकॉशनरी डोज़ जो है सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 ईयर्स से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कोमॉर्बिड जो हैं साथ में उनके लिए है। और जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सभी इस डोज़ को ले रहे हैं, सभी ने ली है। हमारे एमएस सर, हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैम, मेट्रन मैम, वार्ड सिस्टर्स और जितने भी हमारे हेल्थ स्टाफ हैं सभी वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। और ये जो वैक्सीन है इसको प्रिकॉशनरी डोज़ का नाम दिया गया है। जिनकी भी 2 डोजेज़ हो गई हैं और दूसरी डोज़ यानी कि दूसरी डोज़ से 9 महीने का गैप जिनका भी कंप्लीट हो गया है उनको ये डोज़ लग रही है। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में हो रहे टिकट आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने टिकट आवंटन को लेकर स्पष्ट कहा कि व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। जिताऊ और साफ छवि के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही आवंटन का अंतिम पैमाना तय किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इसमें कहाँ किसको, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा दायित्व है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूँगा। जो औरों को हम सौंपेंगे वो करेंगे। तो सब अपना अपना काम जो जिसको जो जिम्मेवारी दी होगी
उस जिम्मेवारी का। मैं तो जिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस बरसों से चुनाव नहीं जीती है, हमने 22 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं। मैं तो स्वयं वहाँ जाकर पदयात्रा कर रहा हूँ। अभी भोरंज में हम 35 साल से नहीं जीते। मैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हम गए वहाँ, हमने पदयात्रा की। दूसरे और जो क्षेत्र है वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनसे भी हम पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो मजबूत उम्मीदवार है उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और अगले चुनाव में उसी को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव में जीतने की क्षमता रखता हो, जिस की छवि साफ हो। ये बाकी मापदंड पार्टी वाला कमाने बनाने जो मापदंड होंगे, उस मापदंड पे जो खरा उतरता हो उसी को टिकट मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा करके टिकट मिलने वाला नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब पहली लहर आई उसके बाद सरकार, उस वक्त सरकार असफल रही, क्योंकि उस वक्त हमको कोरोना का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता नहीं था। इन्होंने लापरवाही बरती। दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जो भयानक मंजर है वो हम सब लोगों ने देखा है। अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है, तो अभी भी सरकार की पूरी तैयारी नहीं है और सरकार अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ रही है। दोहरे मापदंड है, एक मापदंड सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विपक्ष में बैठे लोगों के लिए। अब 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है नो मास्क नो सर्विस, और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में आके आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आए। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कार्यक्रम दिया। मेरा भी आज 10 तारीख को जन जागरण का कार्यक्रम था, मैंने स्थगित किया। पिछले कल जब मैंने स्थगित किया, मैंने सरकार से अनुरोध किया कि राजनीति तो तब होगी ना अगर जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उस दबाव में आज मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर पक्ष और विपक्ष अपना अपना काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को फायदा होगा। तो अभी भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पूरी तैयारियां करें, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि इनकी पूरी तैयारियां, आप आने वाले समय में अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपके पास क्या कार्य योजना है, जनता को बताए, क्योंकि जनता में अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सरकार में बैठे हुए लोगों से अनुरोध है कि इस नए वायरस को लेकर इनकी क्या कार्य योजना है उसको सामने लेके आए, ताकि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में हाहाकार मचा, ऐसा ना हो। और बहुत मेंबर बन रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं फेक मेंबरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो भी मेंबरशिप है वो बूथ में जाके होनी चाहिए, ना कि कमरों में बैठ के, जैसा अतीत में कई बार होता रहा। तो मेंबरशिप अभी हमारी चल रही है, 31 मार्च तक ये कैंपेन हमारा मेंबरशिप का चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में यही बुनियादी फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग कहते हैं, बाकी तालियां बजाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। किसी मुद्दे पे राय अलग अलग हो सकती है। अगर किसी ने राय दी है, उसने किस परिस्थितियों में दी है इसको समझना होगा। अगर दूसरे ने कहा है, उस परिस्थिति को समझना होगा। मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी जो बात है जिसको लेके हम तिल का ताड़ बनाएं। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक जनसभा में अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष पहचान कार्ड देकर बिना रोक टोक के कहीं भी उनसे मिलने और कार्ड धारकों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने शाब्दिक प्रहार किया है। सरकार सबकी होती है। सरकार जो ये जब बन जाती है तो चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, या किसी पार्टी का नहीं है, उन सब के लिए वो सरकार होती है और उन सबको सरकार से अपेक्षा होती है, उनके काम होने चाहिए। 4 साल से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है और हरोली में भी इन 4 सालों में हमने बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं। जो भी व्यक्ति किसी काम को लेकर मेरे पास आया, या हमारे दूसरे लोगों के पास गया, तो हमने ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हैं, आप उस लीडर को लेके आओ, उस छोटे भैया नेता को लेकर आए, ये नहीं चला है। जैसे कोई व्यक्ति हरोली का आया उसके काम हुए हैं, बिना किसी बिट्टू के, बिना किसी पप्पू को लाए काम हुए हैं। तो इसलिए जो कार्ड की बात हो रही है, इनके लोकतंत्र में इनका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, आप पार्टी के वर्कर को दे सकते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्ड वालों के काम होंगे ये तो होगा कहीं नहीं। वैसे तो मायने भी नहीं है, सरकार कांग्रेस की आनी नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। हाँ, हम अपनी बात जरूर करेंगे कि हमने बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं, चाहे वो ए गांव का था, चाहे किसी बी गांव से था। उस गांव से हमें वोटें कम पड़ी हैं, वोटें ज़्यादा पड़ी हैं, वो किस वर्ग से ये भी नहीं हमने पूछा, सबके समान रूप से काम किए हैं। जिसकी जो ज़रूरत थी उचित, उसको पूरा करने की कोशिश की है। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि बिना किसी बिट्टू पप्पू की सिफारिश के काम हुए हैं, बिना किसी एजेंट को बीच में डाले काम हुए हैं, और बिना किसी से एक पैसा लिए इन 4 सालों में बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारे से ट्रांसफर भी कराई, कोई एक व्यक्ति बोल दे मैंने या मेरे किसी वर्कर ने भी एक सिंगल पैनी किसी से ली हो। जिन लोगों के हमने दूसरे काम करवाए हैं, वो कोई एक व्यक्ति कह दे कि हमसे किसी ने पैसा लिया है। मैंने तो क्या, मेरे तो किसी वर्कर ने भी। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ा धमाका करने वाली है। आपको बता दें कि इसके लिए अभी से ही समान विचारधारा वाले संगठनों और राजनीतिक दलों से तालमेल करना शुरू कर दिया गया है। हमीरपुर में सोमवार को ये बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र डोगरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पार्टी से प्रदेश के कई संगठन और राजनीतिक पार्टियों के सदस्य उनसे संपर्क में हैं। इन सभी को एक मंच पर एकत्रित कर प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प दिया जाएगा। तो इसलिए हुआ कि ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन कई पार्टियों से किया हुआ है। तो पार्टी स्तर पे जब हमारी बात हुई तो माननीय पवार साहब का मेरे को ये कहना था कि जो डिसीजन आप लेना चाहेंगे पार्टी उसमें आपके साथ है। तो मैंने एक कोशिश करी कि साझा विचार के तहत सब लोगों को आमंत्रित किया। वो लोग आए और उन्होंने बोला कि भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। यदि हम सब लोगों की चर्चाओं में सार्थक परिणाम निकले तो आगे गठबंधन संभव होगा। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इस दौरान कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। कोरोना पर रोकथाम के मद्देनजर लिए गए निर्णयों में 26 जनवरी तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्तों को उनके जिले में स्थिति के मद्देनजर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। इसमें जो हमारे राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं वो सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे और बाकी दिनों पे 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज जैसे पुलिस, फायर, स्वास्थ्य या फिर म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो इसमें एग्जाम्प्ट रहेंगी। इसके अलावा जो धार्मिक हमारे सभाएं हैं उन पे पूर्ण प्रतिबंध है। लंगर और भंडारे पे पूर्ण प्रतिबंध है और अन्य जैसे कार्यक्रम हैं, चाहे राजनीतिक है, शैक्षणिक है, स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, वो सारे जो है वो 50% कैपेसिटी ऑफ द एरिया जहाँ वो मनाए जा रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। जिसमें अगर बंद स्थान है तो मैक्सिमम 100 लोग और खुला स्थान है तो मैक्सिमम 300 लोग उसमें भाग ले पाएंगे। ये नए जो प्रतिबंध हैं वो आज से लागू हैं और 24 तारीख तक जो है ये लागू रहेंगे। सर क्या सर सिनेमा हॉल क्या 50% का कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सर? ये सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स या जिम्स जो हैं, स्विमिंग पूल्स, इन पे जो है वो पूर्ण प्रतिबंध है। सर जो गांव में जो है सर उसमें जो प्रोग्राम्स रहते हैं तो सर क्या वहाँ पे क्या क्योंकि दिशा निर्देश दिए गए? इसमें हमने जो पंचायत है उनकी ड्यूटी फिक्स की है कि गांव में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें लोगों को अवगत कराया जाए प्रशासन के आदेशों से, और अगर कोई ऐसे इवेंट करता है तो उसको जानकारी दी जाए कि वो एसडीएम दफ्तर में उसकी पूर्व जानकारी देके ही इवेंट करे और जो नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं उसके हिसाब से ही उस इवेंट को आयोजित करें। राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर हुई बर्फबारी के बाद लोगों के लिए बर्फबारी आफत बन गई है। आपको बता दें कि इसके चलते ही सुबह से ही सड़क मार्ग बाधित पड़े हुए हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। शिमला शहर में जहां वाहनों के पहिए थम गए हैं, वहीं ऐतिहासिक धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी छुक छुक कर चल रही है। बेहद शानदार प्राकृतिक नजारों और बर्फ के बीच दौड़ती शिमला कालका मेल में सफर कर रहे सैलानी रोमांच से भरे हुए हैं। वहीं सुबह से ही शिमला कालका ट्रेन पर ट्रेनों की आवाजाही जारी है। जिला कुल्लू में बर्फबारी के बाद किसान बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी ने बागवानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। वहीं अब नए बागवान जहां नए पौधारोपण कर रहे हैं, वहीं प्रगतिशील बागवान काट छांट में जुट गए हैं। जिला कुल्लू में बीते सालों से बागवानी की नई तकनीक ने बागवानों को खुशहाल बनाना शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू प्रगतिशील एवं प्रसिद्ध बागवान
तिक्कम राम ठाकुर का कहना है कि ये बर्फबारी बागवानों के लिए सोने पर सुहागा है और पौधों के लिए ये संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका बेहद ही फायदा होगा और सेब के लिए भी ये बर्फबारी बेहद अच्छी है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी जो है यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है। प्रतिवर्ष यहाँ 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की जो हमारी सेब की इनकम है वो होती है। जहाँ तक सवाल है वैरायटीज़ का आपने किया, तो हिमाचल प्रदेश एक फलों का डब्बा है। यहाँ हर तरह के फल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक फल निकाल सकते हैं। मई में चेरी होती है, जून में हमारा प्लम होता है, जुलाई में नाशपाती होती है, अगस्त में सेब होता है, सेब के बाद जापानी होती है, कीवीज़ होती है, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ हमको एक फ्रूट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास विविधता है। विविधता होने की वजह से क्या है कि हमारे पास एक तो जो हमारे को इसमें हम जैसे सेब को ही उगा रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो रेड डिलीशियस हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% के करीब रेड डिलीशियस आता है। तो इससे क्या होता है कि जब रेड डिलीशियस निकलता है तो इसकी हार्वेस्टिंग लगभग 1 महीने में पूरी हो जाती है और 1 महीने में हम 3 से 4 करोड़ पेटी मार्केट तक बेचते हैं। तो 3 से 4 करोड़ पेटी जब मार्केट में बेचते हैं तो हमारी डिमांड और सप्लाई में जो है इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। हमको चाहिए कि हम इस तरह की खेती करें ताकि हमारी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहे। तो हमको एक सेब पे डिपेंड ना होकर विभिन्न तरह के जो फल उगाने चाहिए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की आबो हवा अच्छी है। ये जो बगीचा देख रहे हैं ये रेड डिलीशियस और गालाज का है और ये कॉलोनल रूट स्टॉक पर है। कॉलोनल रूट स्टॉक M9 पर हमने लगाया है। M9 में रूट स्टॉक में लगाने की वजह एक है, एक तो इसमें क्वालिटी अच्छी आती है, दूसरे ये जो लेबर एफिशिएंट और पेस्ट एफिशिएंट होती है और लेबर भी कम लगती है और इसमें दवाइयाँ भी कम लगती है और अल्टीमेटली क्वालिटी भी अच्छी आती है। आज जो है हमारी जो प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व से है, हमको एक तो प्रोडक्शन भी अच्छी खोलनी है, साथ साथ में हमको इसकी क्वालिटी भी अच्छी खोलनी है, तभी हम जो विश्व स्तरीय जो हमारी प्रतिस्पर्धा उसमें कहीं ना कहीं टिक पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद लोगों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें कि सिरमौर जिला में भी इस दौरान कई रूट जो हैं वो प्रभावित हो गए हैं। वहीं सड़कों पर भी बर्फ जमने के चलते PWD विभाग द्वारा लगातार सड़कों को बहाल किया जा रहा है और इस दौरान लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं सिरमौर जिला के ऊपरी इलाके में देर रात की ताजा बर्फबारी के बाद एक बार फिर यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो गई है। क्षेत्र के सभी संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण जिला मुख्यालय नाहन को जोड़ने वाला नाहन हरिपुरधार मार्ग व शिमला जिला के कुपवी क्षेत्र को जोड़ने वाला कुपवी हरिपुरधार मार्ग देर रात से ही यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को अब पैदल ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ रहा है। हरिपुरधार में बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस बार हुई है, लगभग 2 फुट के करीब बर्फ है, जिससे सारी सड़कें अवरुद्ध हो गई थी और आवाजाही की पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी, बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। और जिस प्रकार से प्रशासन, सरकारी तंत्र जो भी हैं दिन रात कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय है। एक सड़क हमारी खुल गई है, सोलन मिनस रोड, हमारा जो हॉस्पिटल तक का रास्ता था वो भी खुल गया है। नाहन वाला हमारा जो रोड है युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। एक्शन PWD बहुत ही मुस्तैदी से मशीनरियाँ लगा करके और सारी लेबरें लगा करके युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। शिलाई सड़क पे भी आज हमारी जो शिलाई वाली सड़क है खुल जाएगी। कुपवी वाली जो सड़क है वो थोड़ी उसमें 1-2 दिन लग जाएगा और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा प्रशासन PWD विभाग कार्य कर रहा है, विद्युत विभाग, बहुत जल्दी लोगों के लिए यातायात के लिए सड़कें खुल जाएगी, बिजली व्यवस्था भी बहाल हो जाएगी, पानी की व्यवस्था भी बहाल हो जाएगी। भारी मात्रा में बर्फ़ गिरी है और ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना इसमें करना पड़ता है। बहुत बड़ा बर्फ़बारी होने के कारण लोगों को अवश्य परेशानी आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें खुलती जा रही हैं।
साथ ही बर्फबारी के कारण कई निजी व सरकारी बसें अलग अलग इलाकों में फंसी हुई हैं। HRTC नाहन अड्डा प्रभारी ने बताया कि बारिश व बर्फबारी के कारण जिला के करीब 12 रूट प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से नाहन डिपो को करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारे सिरमौर में बर्फबारी और बारिश के कारण जो है हमारे सिरमौर के जो रूट है वो लगभग 12-13 रूट हमारे प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जैसे नाहन से जो हमारी गाड़ियाँ हरिपुर ताल की तरफ जा रही है वो हमारी जो अंधेरी तक जा रही है, और जो हमारी गाड़ियाँ बाया सिलाई चौपाल जा रही है वो हमारी उन्हार तक गई। और इसके अतिरिक्त जो हमारी गाड़ी देहरादून से मनाली जाती है कुल्लू तक गई, जो देहरादून हरिद्वार से जो मणिकरण जाती है और तक जा रही है 3 दिन से। और जो हमारी शिमला रूट की गाड़ी है वह अभी तक जो कल से जो है सुबह से शिमला में फंसी है। तो इस कारण जो बर्फबारी और बारिश जो है के कारण जो हमारा नुकसान हुआ है लगभग 2 लाख के आसपास हमारा नुकसान हुआ है, और इसी कारण हमारे जो रूट है वो प्रभावित हुए हैं। अभी शिमला से गाड़ियाँ निकल चुकी है, 1 गाड़ी हमारी निकल चुकी है और 4 गाड़ियाँ और भी हमारी फंसी है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में जहां बर्फबारी के कारण कई निजी व सरकारी बस सेवा ठप हो गई है, वहीं लोक निर्माण विभाग सड़क बहाली और विद्युत विभाग बिजली बहाली को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहा है। साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही सारी व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।